प्रिय विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। आज प्रियंका जी हमारे साथ हैं, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी, जो अभी अभी रिजल्ट आया है, हमने हाल ही में देखा। तो उनसे जानते हैं कि आखिर सफलता का राज क्या है, कैसे एक व्यक्ति अपने गांव से निकलकर सफल होता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो उन सब पर तमाम बातों की चर्चा हम करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। प्रियंका जी, बताएं आप अपने बारे में कुछ। मेरा नाम प्रियंका राय है। मैं बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव ढेबुआ की निवासी हूं। मेरे पिता स्वर्गीय श्री महेश राय एक साधारण किसान थे। मेरी मां इंदु देवी आंगनबाड़ी सेविका है। मैं 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से हुई, जिसके बाद मैंने इंटर एवं स्नातक की परीक्षा गोपालगंज शहर से अपने चाचा चाची के साथ किया। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद 2013 में मैं इलाहाबाद में तैयारी करने आती हूँ, एक फोर्स बनने का सपना लेकर के। लेकिन रिटन क्वालिफाई होने के बाद मैं एसएसबी क्वालिफाई नहीं कर पाती हूँ 3-4 बार। पुनः उसके बाद मेरा रुझान यहाँ के इलाहाबाद के आबो हवा के साथ ही पीसीएस की तरफ हो जाता है। पीसीएस, देखिए, इलाहाबाद तो वास्तव में फैक्ट्री कहा जाता है। इलाहाबाद को पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले आप देखें तो आईएएस के भी तमाम सारे रिजल्ट मिलते थे। अभी तो आईएएस के कम निकलने शुरू हो गए। दिल्ली इसमें नंबर 1 पर आ गया, लेकिन प्रयागराज तो पीसीएस के लिए मतलब माना जाने वाला शहर था। तो इसमें आपका रुझान इधर बढ़ा। तो कैसे, जब आप शुरुआत करती हैं तो आपके पास, हालांकि आपने जब उसमें फोर्स में अपना काम किया तो उसमें तो कंपटीशन पास किया, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ज्ञान था। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि वनडे से और सिविल में शिफ्ट करने में एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ा होगा पढ़ाई में, वो है कि वो जो मैथमेटिकल और मैकेनिकल चीज़ों को छोड़ करके अब सीधे सीधे जीएस के टर्म पर जाना था। जीएस कैसा लगा आपको? जीएस पढ़ने की शुरुआत कहाँ से कोई व्यक्ति करे? क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनका कहना ये है कि जीएस उन्हें टफ लगता है। कारण उनके साथ क्या है कि वो शुरू से उसमें मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, और छोटी छोटी किताबें जो मार्केट में आती है अब उनको लेकर के उन्होंने शुरुआत की, तो वहाँ से पकड़ नहीं बन पा रही है। तो जीएस में वो कैसे अपने आप को ये पाएँ कि हम अपने आप को जीएस में परीक्षा पास करें? हालांकि वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा जीएस बनता भी नहीं है सर, जीएस की तैयारी शुरुआत में करने के लिए पहले बेसिक्स एनसीईआरटी कंप्लीट करें। जी, एनसीईआरटी कहाँ से? कक्षा 6 से शुरू करें? यस सर। 6 से? अगर कोई बिगनर्स है जी तो कक्षा 6 से ही उसको स्टार्ट करना होगा। जी, 6 से लेके और पूरा 12वीं तक। जी जी। अब कौन कौन सा विषय इसमें चलेगा? इसमें सर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये विषय। साइंस भी 10th लेवल तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 11th-12th का साइंस जो है डिफरेंट हो जाता है, वो सिविल के काम में नहीं आता। जी, ये काफ़ी बच्चों को मदद मिलेगी इससे। देखिए, ऐसा है कि अगर एनसीईआरटी से प्रारंभ किया जाए कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक के एनसीईआरटी को अगर ठीक से पढ़ा जाए, तो उसके बाद में फिर ये और किताबें को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे करंट पढ़ना हुआ, या फिर पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर देखा जाए, तो इस तरह से माना जाए कि वो इसमें कमांड हासिल हो सकता है। 40 नंबर, जैसे अभी हमारे पास यूपीएसआई का पेपर है, यूपीएसआई में कुल 40 प्रश्न पूछे जाने हैं जीएस में, और यूपी 40 प्रश्न में से 5-7 तो क्वेश्चन हो जाएंगे उसके क्या कहते हैं मूल विधि संविधान के, और बाकी आ जाएंगे इसके जो है जीएस के। तो उतना जीएस पढ़ना है, लगभग 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे। अगर वर्तमान में तमाम सारी किताबें आती हैं, अगर एक लड़के को मान लो 1 महीना बाद ही एग्ज़ाम देना हो, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो वो जल्दी से क्या दोहरा सकता है कि जिससे वो, देखिए, मैं शार्ट कर जरूर पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कारण क्या है कि मैं बच्चों के मनोधर्म समझ रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम अगर शुरू में, जैसे मान लो अगर कोई लड़का बीए पास, अभी तो मैं बात करूँगा आपसे कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो क्या करना चाहिए उसको। लेकिन मान लीजिए कि वो अभी एकदम परीक्षा के एकदम पास पहुँच चुका है और फार्म भी भर चुका है, अब कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, नहीं उतना समय मिल पाया, तो वो कम से कम क्या पढ़ लेगा जिससे उसको लगे कि हाँ वो पास हो सकता है। पास करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे 35% पास होना जरूरी है, पर 40 में से उसे 14 क्वेश्चन पाना जरूरी होगा।
ठीक। अब 17 क्वेश्चन, अगर वो उससे 20-25 पा जाए तो और अच्छी बात है, बाकी तो हम कवर करवा लेंगे, मैथमेटिक्स या रीजनिंग से कवर करवा लेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए घटना चक्र आता है या दृष्टि आता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है जिसमें थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले जल्दी से, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अगर शॉर्टकट में जीएस पढ़ना हो या किसी एग्ज़ाम के मुहाने पर आ करके जीएस रिवीजन की बात आती है, तो उसमें जो लूसेंट है वो वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सर वो रामबाण है। लूसेंट को पूरा रिवीजन करें बार बार, और साथ ही करंट के लिए एक वार्षिकी अर्धवार्षिकी हमेशा आती रहती है, घटना चक्र की या घटना सार की, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि एक बच्चा है, वो अभी इंटर पास किया या मान लीजिए वो ग्रेजुएट हो रहा है, अब वो सोचता है कि हम अपने आप को, अगर वो इस हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो उसके दिमाग में है कि हम सरकारी जॉब लेंगे। सरकारी जॉब की दशा आप महसूस कर पा रही हैं कि संख्या भी घट रही है और तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप, वो बच्चा अपने आप को कितना सिक्योर कर पाए, इसके लिए कम से कम क्या करना शुरू कर दे जिससे वो एक युवा अवस्था तक आते आते कि वो पाए कि हाँ हमको भी कोई जॉब मिल सकती है, कुछ राय दीजिए उन्हें। इंटर के बाद अगर किसी बच्चे को तैयारी करना शुरू करना है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको थोड़ा सा जीएस और अपने आसपास वर्तमान में घट रही घटनाओं को ध्यान में रखना शुरू करना होगा। जैसे ही वो ग्रेजुएशन पूरा करता है तब तक अगर वो एनसीईआरटी पे ध्यान देता है तो उसकी एक बेसिक जीएस की कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि अगर वो वर्तमान की घटनाओं पर नज़र रखता है तो उसे मोटा मोटी चीज़ें भी पता हो जाएंगी कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्या इशू है करंट का। और ये वो साथ ही धीरे धीरे ग्रेजुएशन के बाद जिस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है उस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को भी ध्यान में रखता रहे, ताकि उसे पता चले कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिर अगर वो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल माइंड मेकअप करके और अपने टारगेट को सेट करके उसको हिट करता है तो वो बहुत ही जल्दी सफलता के करीब पहुंच सकता है। जी। अच्छा, क्योंकि मेरा एक काम है कोचिंग चलाना, आप क्या सोचते हैं कि एक बच्चे के भविष्य निर्माण में कोचिंग का क्या योगदान होता होगा? जैसे हम व्यक्तिगत तौर पर यह मानते हैं कि कोचिंग एक रेगुलरिटी दे पाती है, क्योंकि मेहनत तो बच्चे को ही करना पड़ता है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे मैं टीचर हूँ और मैं जब एक साथ बोलता हूँ तो 100 बच्चे हमारी बात सुनते हैं, लेकिन 100 के 100 एक साथ नहीं सेलेक्ट हो पाते। उसमें से कुछ अब की बार सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ अगली बार सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप दोनों कर चुके हैं इसलिए दोनों संबंध में बात कर रहा हूँ कि वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सिविल एग्ज़ाम हो, दोनों में कोचिंग इंडस्ट्री जो है या कोचिंग जो है वो कितनी मदद कर पाती है बच्चों की। क्योंकि कोचिंग के ऊपर कभी कभी सवाल भी उठते रहे हैं कि इन्होंने जो है मिसगाइड कर दिया, या फिर ऐसे तमाम सारे सीनियर मिलते हैं जो कभी कभी हतोत्साहित कर देते हैं। इन सब से अपने आप को कैसे छुटकारा पाया जाए, या फिर अच्छे संस्थान तक कैसे पहुंचा जाए, या फिर मतलब क्या किया जाए, क्योंकि आप एक विद्यार्थी रहे तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी, तो कैसे आप पाए, और या फिर उसमें क्या क्या समस्याएं दिखी आपको कोचिंग से संबंधित बात करें? सर, मेरे ख्याल से कोचिंग जो है वो एक ट्रैफिक चौराहे के समान है, जिसमें टीचर जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो होता है उसके तरह वो हमें निर्देश देता है कि आपको किधर जाना है और कब नहीं जाना है, कब स्टॉप करना है और कब किधर जाना है। सर, कोचिंग से जो लड़के तैयारी नहीं करते हैं, खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी डिमेरिट ये होती है कि वो बहुत सारा टाइम खुद गलती करने और उसको सीखने में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कोचिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही कोचिंग में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसे एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उससे इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उनको कम्पीट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा बच्चों के साथ उठने बैठने से एक पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट वाली क्वालिटी भी डेवलप होती है। तो कोचिंग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा टीचर और अच्छी कोचिंग ये चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसकी परख करके तभी
जैसे मैंने जब यहाँ पर स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, तो मैंने 2013 से स्टार्ट किया और 2018 तक मुझे मैथ्स के अच्छे टीचर नहीं मिले और मेरी बेसिक्स क्लियर नहीं हुए। मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, लेकिन 18 में मैंने प्रदीप मिश्रा सर से कोचिंग्स पढ़ी, तो इन्होंने मेरे मैथ्स के शून्य को मेरे जैसे शून्य का महत्व समझा दिया और अपने कैलकुलेशन के भंडार से हमारे मस्तिष्क को विकसित किया, जिससे मुझे वनडे एग्ज़ाम्स में भी सफलता मिली और इवन पीसीएस के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके प्रीलिम्स में सीसेट वगैरह में इनके कॉन्सेप्ट से काफ़ी फ़ायदा मिला। जी जी जी। चलिए, ये तो आपने हमारे फेवर में बात किया। बताएं आपका विषय क्या था पीसीएस में? ऑप्शनल में जी, सर मेरा विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, इसमें तो आपको बहुत मदद मिली होगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो आप समझिए कि प्रशासन में तो उसका सीधा सीधा वो ओम्बुड्समैन और क्या क्या तो तो ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी जी जी। और बहुत इसमें हाँ कंसेप्ट्स की अपेक्षा नहीं की जाती है, जी 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 तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जीएस जो है, जीएस और ये दोनों मिला करके आपने किया और मैथ उधर पहले से तैयार हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। यानी कुल मिलाकर एक बच्चे को आप यही कहना चाहेंगे कि वो अगर एनसीईआरटी से प्रारंभ करे तो एनसीईआरटी से अपना बेस वो इंटरमीडिएट में बनाना शुरू कर दे और जैसे वो ग्रेजुएशन तक पहुँचे और तब उसको ये दिख जाएगा कि उसका टारगेट एग्जैक्टली क्या है। सर हाँ? ये जो ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं जी, वो 3 साल में मोटा मोटी एक बैकग्राउंड समझ जाए सिविल का, जी 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 देन वो 1 या 2 साल में टारगेट फिक्स करके उसको हिट कर सकता है। जी जी। अब देखिए, कुल मिला के बात ये हो गई कि कक्षा 12 तक अगर हो सके पहले से भी, लेकिन 12वीं के बाद तो एग्जैक्टली शुरू कर दे एनसीईआरटी पढ़ना, जिससे कोई 1-2 साल जब तक वो चल दे तब तक इस पर अपनी पकड़ बन जाए और जैसे वो ग्रेजुएशन में जाए तो 1-2 साल के अंदर ये देख ले कि एग्जैक्टली उसको किस जगह तरफ जाना है और उसकी तरफ एकदम मूव कर जाए, तो वो निश्चित रूप से आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत जल्दी ही उस गोल को हिट कर ले जाएगा। महिला सशक्तिकरण में सुनता आ रहा हूँ, जो भी सरकार आती है, केंद्र में आए, राज्य में आए, तो एक शब्द उसके मुंह से निकलता है, महिला सशक्तिकरण। आप एक महिला विद्यार्थी हैं और आप गांव से निकल कर के शहर में आई हैं और तमाम तरह पड़ाव पार करते हुए एक जगह पे आज शिफ्ट हो गई ढंग से। तो बताएं, इसमें महिला होना और उसमें कैसे अपने आप को धैर्य रखना और कैसे अपने आप को उन मुश्किलों से झेलना कैसे हो पाया आपसे सब कुछ? सर महिला सशक्तिकरण जो है वो सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। जी 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 सर महिला सशक्तिकरण के लिए हमको रूट लेवल से कोशिश करनी होगी। एक घर से ही कोशिश करना होगा कि अभी भी ग्रामीण परिवेश में सर, जहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं, आज भी अब लड़कियों का जन्म लेना अभिशाप तो नहीं होता है, लेकिन उनकी क्षमता को, उनकी शिक्षा दीक्षा को आज भी लड़कों की अपेक्षा कम करके आंका जाता है और उन्हें कम अवसर दिया जाता है। सर इसकी भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मैं जब 3री-4थी क्लास में पढ़ती थी तो मुझे ये फीलिंग आने लगी थी कि मेरे भाई को मुझसे अधिक पढ़ने की सुविधाएं दी जाती हैं, मेरे साथ संसाधनों का बहुत ही अभाव था, तो मेरे मन में फीलिंग आती थी कि ये अच्छे संसाधन में रह के भी इन जनाब से मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा करना है। और मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ बड़ा करूँगी और इसी का परिणाम है कि आज मैं अपने भाई से ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। जी जी बिल्कुल। अरे भाई दोनों सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ये बात तो सही है कि जैसे कहने में नियम बना लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें वास्तव में जब हम समाज में जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम लड़की हैं जी, ऐसा फीलिंग हो पाता है। इसलिए कि कहीं न पूरा समाज एक साथ तो बदल नहीं जाएगा, धीरे धीरे करते बहुत कुछ बदलाव आए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है जी। ये बात करनी थी, जैसे मान लीजिए समस्याएं जब आती हैं, जैसे मानता हूँ मैं एक मतलब पुरुष हूँ और मुझे समस्याएं आती, हमारे हज़ारों दोस्त हैं, उनसे मैं तुरंत शेयर कर लेता हूँ, जल्दी से अपनी प्रॉब्लम पर काबू पा लेता हूँ। आपके साथ इतना बड़ा ग्रुप अगर नहीं है और कहाँ से बन पाएगा एक विद्यार्थी के लिए और महिला विद्यार्थी के लिए, वहाँ से अपने आप को फिर से, जैसे किसी परीक्षा में हम फेल हो गए, हम सोचे थे कि हम इसमें पास हो जाएंगे, बड़ा उम्मीद लगा के बैठे थे और पता चला हम नहीं हो पाए, तो जो निराशा होती है
उस निराशा से अपने आप को कैसे निकाल पाते हैं और फिर से लग जाते हैं जी और फिर आप इस जगह पे पहुँचे? सर, उस निराशा से निकलने के लिए जी अच्छे दोस्त और कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। जी मेरे बहुत सारे दोस्त तो नहीं हैं, जी जी लेकिन मेरे कुछ सेलेक्टेड दोस्त हैं जिन्होंने मेरी असफलता को भी वैसे ही स्वीकारा जी जैसे मेरी सफलता को उन्होंने स्वीकार किया। जी मैं बहुत लकी हूँ जी कि मुझे जब अपने घर से निकलने का मौका मिला जी तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक मेरी दूर की रिश्तेदार थी जिनको मैं चाचा चाची बोलती हूँ, उन लोगों ने मुझे अपने पास रखा। जी अ, मुझे एक कुम्हार के जैसे उन्होंने आकार दिया, जी मुझे तराशा बेसिकली। और उसके बाद मैं जब वहाँ से निकल कर के इलाहाबाद आती हूँ तो इलाहाबाद मेरे पहले कदम के साथ ही रमेश श्रीवास्तव से मुलाकात होती है जी और वो एक स्ट्रॉन्ग एंड लाइटन पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ होते हैं। जी जी और मैं कभी भी जब असफल होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा निराश नहीं होती थी। निराशा तो होती थी, लेकिन मुझे लगता था कि एक मेरा पिलर मेरे साथ है, जी जी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। और सर, जब टीचर्स लोग कहते हैं कि यू डिजर्व फॉर इट, जी, आप जी। कर सकती हैं, तो किसी एक दोस्त से ज़्यादा मायने टीचर्स का कहना जी, जी। रखता है। जी सर, आपने भी मुझे मेरे अंदर आत्मविश्वास को देखा और कहा, तो मुझे लगा कि सही में मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं कुछ कर सकती हूँ। जी तो इन सारी चीज़ों ने मेरी असफलता को पीछे ढकेल दिया और मुझे हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया। जी हम लोग, मैं बताऊं अनुभव की बात, कि जब मैं क्लास में होता हूं तो जितने स्टूडेंट दिखे जाते हैं उसमें से मुझे ऐसे दिखने लगता है कि यहाँ से हमें रिजल्ट मिल सकता है। जैसे नहीं होता कि इतने सारे पौधे हैं और कौन सा पौधा से हम ये इस तरह की लकड़ी बना ले जाएंगे, तो हमें उस तरह से माहौल उसको देने का हम प्रयास करते हैं। तो मतलब लड़का तो बोर्ड देख रहा होता है और हम लड़के को देख रहे होते हैं, हमें दिख जाता है कहाँ से मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से हम फोकस ज़्यादा करना शुरू कर। हालांकि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अभी शुरुआत कर रहे होते हैं, उनके लिए अलग लेवल पर काम होता। कुछ लोग एकदम लगभग तैयार हो चुके होते हैं, उनके लिए अलग लेवल का काम करना होता। यानी कुल मिलाकर के हमको रिजल्ट देना है और सबको देना है, लेकिन उनके लिए टाइम चलता है कि कोई लड़का अब की बार ही सेलेक्ट होने जा रहा है, कोई बार नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए हमें लगा रहना होता। इसलिए हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम टच में बने रहें लड़कों के और उनकी समस्याओं से अवगत होते रहें। तो कुल मिलाकर के यह सोचिए कि अपना जो देश है इसको एक अच्छा देश और अच्छा यहाँ के लोग हो पाएँ। और जैसे मेरे अंदर ये अकुलाहट होती रहती है कि मैं बोर्ड पर रहता हूँ और बच्चों को मैं पढ़ा देता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको कि मेरा एक बच्चा था, वो टीचर में सेलेक्ट हुआ। बहुत पहले एक बार विशिष्ट बीटीसी आई थी, अगर आपको याद हो, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह के ज़माने। तो विशिष्ट बीटीसी में मेरा एक लड़का हुआ, तो मेरा प्रिय छात्र था। तो मैंने उससे कहा कि आप जाओ, कोशिश करना कि आप अच्छा पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि जब लड़का वो हमारे पास कंपटीशन की तैयारी के लिए आए तो हमें उसे लघुत्तम ना सिखाना पड़े। मतलब व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि मुझे लघुत्तम ना सिखाना पड़े, वर्गमूल ना सिखाना पड़े, उसको आप सिखा देना वहाँ पर। तो वो कहा जी सर बिल्कुल सिखा दूँगा। और आफ्टर सम टाइम 3-4 महीने बाद वो फिर से आया प्रयागराज और मैंने पूछा उससे कि बताओ हो रहा है सब कुछ बेहतर? कहा नहीं हो पाएगा, साफ साफ कह दिया नहीं हो पाएगा। हम कहा क्या दिक्कत आ रही है? कहा व्यवहारिक समस्याएं हैं। व्यवहारिक समस्याएं ये हैं कि हमें काम सौंप दिया गया है तमाम लिखने वाला, पढ़ाने दिया ही नहीं जा रहा। उसके बाद में फिर मिड डे मील आ गया तो क्या आ गया, कैसे करके जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं बनती तो हैं भलाई के लिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और कुल मिलाकर के जिस विद्यार्थी को वो ऊपर उठाने के लिए गया उस विद्यार्थी तक वो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही उसको समस्याओं की या फिर कानूनों की और बंदिशों की मकर जाल ने घेर लिया। तो वहाँ पर फिर पढ़ाई वहीं रुक गई, पढ़ाई बहुत बेहतर नहीं हो पाई। आज आप खुद महसूस करिए, हम चूँकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कि टीचर में ठीक ठाक डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट, उसके बाद TET क्या क्या पास करके वो आदमी जा रहा पढ़ाने। वो चाहे तो उसके पास इतना ज्ञान है कि लड़के के अंदर एक सिविल
सेवा में जाने की जो आग होती है वही पैदा कर दे, वो बिल्कुल पैदा कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पैदा कर पाया। और उसका जो नतीजा हुआ, उस बच्चे को ले जाके मांटेसरी स्कूल और इस तरह के कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा गया, जहाँ के जो टीचर्स थे वो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं थे, बिल्कुल बेरोजगारी से त्रस्त आदमी, 5,000, 10,000, 20,000। वैसे आप देखेंगे, हम बहुत बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्कूल जितने सारे खुले हैं, उसमें बच्चों को खाली बस शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान तक लगा के छोड़ दिया और रिजल्ट देता चला गया। यानी कुल मिलाकर के जहाँ पर जो हमारा एम था वहाँ तक ना पहुँच करके वो ओटन लगे कपास जैसी बात हो गई। और ये समस्या हमारे देश में बहुत दिनों से चली आ रही, क्योंकि अब आप एक अधिकारी के रूप में हैं, तो आप यह सोचें कि अपने मन में, हालांकि अभी तो बहुत सारी बातें वहाँ ट्रेनिंग के दौरान सीखने को मिलेंगी, लेकिन और प्रशासन का हिस्सा आप रहेंगी, तो उसके बाद में एक नहीं होता है कि मानवीयता मन में आएगी कि हाँ नहीं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यूट्यूब पर भी कई जगहों पे देखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने अपने स्तर से प्रयास करके ये काम करवा दिया, तालाब खुदवा दिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो ग्रामीणों का भला हो गया। तो मतलब उनको पता नहीं है, ग्रामीण के पास खेत है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ ये करने से ये हो जाएगा। आपने ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, आपने बता दिया भाई इस जगह पे अगर ये चीज़ आप कर लो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ज़मीन पड़ी हुई है फालतू की, शहतूत के पौधे लगा दो, रेशम का खेती हो सकता है या जो भी हो सकता है। गाँव का लोग उतना नहीं जान रहा है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनी रहे और उससे लोगों को, जो गांव में बैठे, हम दरअसल बार बार यही सोचते रहते हैं कि वो लड़के के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम करें। चारों तरफ निराशा का माहौल, समाचार देखिए तो ऐसे लगता है कि डर जाए आदमी, कोविड की वजह से मार डालेंगे ये लोग, बता रहे हैं टेलीविज़न पर ऐसा समाचार दिखाते जैसे लगा कि निकले नहीं कि गए काम से। हाँ, और उसके बाद में ये बुरा हो रहा, वो बुरा हो रहा, वो बुरा, अच्छी बातें जैसे दब के रह गई हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये। लेकिन उसी समय में मुझे याद है, जब टीना डाभी की मुझे याद आती है कि जिस दौरान टीना डाभी ने टॉप किया था, वो वही दौर था जब निर्भया कांड हुआ था। जी जी, निर्भया कांड मुझे एकदम याद है, मैं क्लास में इसकी चर्चा कर रहा था, तो मैंने यही पूछा कि निर्भया कांड हो रहा था और उस समय दिल्ली को बहुत बुरी तरह पेश किया जा रहा था पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कि दिल्ली जो है रेपिस्ट की राजधानी हो गई है। अच्छा, और ये कांड हुआ था 12 में। अच्छा जी, अच्छा। तो मैं कह रहा था बच्चों से कि मान लीजिए उनसे पूछा जाए कि दिल्ली का माहौल कैसा है, तो जो अपने काम में लगा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए तो कमरा ही है सब कुछ। वो दिल्ली कैसा है या प्रयागराज कैसा है, हम तो जब जाएंगे मार्केट में देखेगा क्या हो रहा है, तब हमें पता चला। किताबें लेकर आए, हम पढ़ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो निराशा का माहौल है, उस निराशा में आप बच्चे को क्या कहना चाहेंगे कि वो हिम्मत करके आगे बढ़े और कुछ नया कर गुजरे, कुछ बताइए। मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे 4 लाइन याद आ रही है सर। हाँ जी, बिल्कुल। तुम एक अनलकड़ हो केवल, लेकिन अनुकूल हवा पाकर छप्पर तक जा सकते, उड़कर अंबर में आग लगा सकते, ज्वाला प्रचंड फैला सकती है एक छोटी सी चिंगारी भी। जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत अच्छा लगा। मुझे ख्याल है, यह उम्मीद है कि यह बच्चों को जो है बहुत प्रेरित करेगी, और आपके सफल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जी 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 जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरा कार्य क्षेत्र स्कूलों तक भी जाता है। जी जी जी, जो तो बहुत अच्छी बात है। सर, जो स्कूल्स में खेल से रिलेटेड फंड्स आते हैं, बजट्स आती हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन बजट्स को बनाना, उनका निरीक्षण करना, और जो भी ग्राम पंचायत में क्रीड़ा स्थल होंगे, हाँ जी, हाँ उन क्रीड़ा स्थल का डेवलपमेंट करना, और छोटे बच्चों से युवा प्रतिभा को पहचानना, और उनको एक मंच प्रदान करना, ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरी ईमानदारी से इसको करूं, ताकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर विकास वहाँ होता है तो बाद में हमारे देश में दिखेगा जरूर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। अरे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करेगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।